अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि एक वीडियो जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आएगी हमारी एमसीक्यू की, उसके विषय में जो वीडियो है ये आ रहा है। अब ये लगातार 5 वीडियो 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को, 5 अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आएंगी और उसका ये पहला सीरीज है, पहला पार्ट है। ये जो आने वाले 5 वीडियो है ये पूरा का पूरा ओवरऑल है, जहाँ पर पूरा का पूरा जो 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। 15 क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में दूंगा और आप लास्ट में बताएंगे कि आपने 15 में से कितना सही किया। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से मिलकर बना है। तो क्या वो एडुक्योर है, क्या वो एडुकेटम है, क्या वो एडुकोर है, क्या वो एडुकोट है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत शिक्षा यानी कि जो पहला टॉपिक एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर है वो मेरा क्या होने वाला है, वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये एजुकेटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। और एजुकेटम शब्द को और यदि डिफाइन करूंगा तो वो ई और डुको ये दोनों शब्दों को मिलाकर बना है, जहां पर ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और डिको का जो अर्थ होता है टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। यानी कि यदि इस पूरे शब्द का यदि मुझे केवल और केवल ये जानना है कि सर उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का जो प्रयत्न एक शिक्षक करता है वो एक प्रकार से शिक्षा होता है। और इस प्रकार की चीजों को जो ये कहते थे कि यार आंतरिक चीजों को बाहर निकालना चाहिए, वो और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कहते थे। अच्छा, इस चीज का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में विचारों का समर्थक नहीं है। आपको पता है कि जो मनोविज्ञान जब साइकोलॉजी से अलग हुआ, यानी कि फिलोसफी से जब अलग हुआ साइकोलॉजी, तब फिर क्या हुआ कि साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों स्टार्टिंग में तो साथ साथ चल रहे थे और साथ साथ जब फिलोसफी और साइकोलॉजी चल रहे थे तो पता चला कि सर वो अलग अलग स्टेज से गुजरा। मतलब पहले ये हुआ कि हमको पता चला कि सर वो आत्मा था, आत्मा के बाद फिर वो मन और मस्तिष्क में चला गया, फिर वो चेतना में और लास्ट में व्यवहार में आकर वो जो है वो रुका हुआ था। तो ऐसा हुआ कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों का इस विषय में समर्थन रहा। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में कौन सा मनोविज्ञान ने समर्थक नहीं किया। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आत्मा के हिसाब से प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्टेस या फिर डेकार्टेस, इन तीनों ने संपूर्ण तरीके से समर्थन को किया था। लेकिन जो सबसे नीचे नाम देखने को मिल रहा है जो कि है वुड, यानी कि बात हो रही है मेरे किसकी, बात हो रही है मेरे विलियम वुड की। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन लोगों ने भी सही अंदाजा लगाया था उनका ऑप्शन नंबर, उनका ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय की दुनिया की पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई। और कहीं ना कहीं यही वो व्यक्ति हैं विलियम वुड जिन्होंने क्या किया कि चेतना पर जोर दिया, है कि नहीं। याद रखना कि इसके बाद एक और कहानी आया जो कि मेरा किसका रहा, जो कि मेरा व्यवहारों का अध्ययन रहा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि विलियम वुड ने ही सबसे अच्छा काम किया, बट विलियम वुड को मैं वो मॉडर्न डे साइकोलॉजी फादर बोलता हूँ। ठीक है, मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी मैं इनको बोलता हूँ, विलियम वुड को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। सिगमंड फ्रायड। यदि व्यक्तित्व वाला चैप्टर मुझे पढ़ना होगा, यदि मुझे पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ना होगा तो इस व्यक्ति के बिना इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ सकते। सिगमंड फ्रायड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो आपको याद होगा कि उनकी मनोलैंगिक की 5 अवस्थाएं थी, है कि नहीं। 5 अवस्थाएं में जब वो तीसरी अवस्थाएं की बात करते हैं, यदि 5 अवस्थाएं आप लोगों को नहीं पता तो मेरे वीडियोस में इस चीज का जिक्र किया गया है कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी थी। 5 अवस्थाएं में तीसरे वाले में जहां पर लिंग प्रधान अवस्था होती है वहां पर आपको 2 अलग अलग टाइप्स देखने को मिले थे, याद है। एक हमने देखा था ओडिपस और एक हमने देखा था इलेक्ट्रा। अगर किसी को लग रहा है ना कि इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा तो बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सीजी टेट में आया हुआ था व्यापम में। तो ये क्वेश्चन जो है ये बाल मनोविज्ञान में फंस सकता है। तो अब ओडिपस के याद करने का तरीका क्या था कि सर ओडिपस और इलेक्ट्रा में याद कैसे करें, कौन सा पितृ मनोग्रंथि है, कौन सी मातृ मनोग्रंथि। मैंने कहा था कि ओडिपस नामक एक राजा था, उसने अपने माता से मोह की वजह से अपने पिता का कत्ल किया था। तो मतलब इसके अंदर कौन सी
जो ग्रंथि थी वो थी मेरी मातृ, तो मतलब ओडिपिस मेरी क्या हो जाएगी, ओडिपिस मेरी मातृ ग्रंथि हो जाएगी, और इलेक्ट्रा मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रा जो है वो मेरा पितृ ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मैंने व्याख्या जो है मैंने यहाँ पर दिया है, लैंगिक चरण में दिया गया है, ये मैंने डायग्रामेशन से एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है कि कैसे जो सन है वो मॉम के लिए अट्रैक्टेड फील करता है, और जो डैड है मतलब डॉटर जो है वो कैसे डैड के लिए अट्रैक्टेड फील करती है। ठीक है, डैश बुद्धिमत्ता गार्डनर के अनुसार व्यक्तित्व के दूसरे के चिंतनशील समझ के लिए क्षमता प्रदान करता है। हार्वर्ड गार्डनर, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उनका जो बुद्धि का जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनकी बहुत सी बुक भी हैं इसी चीज पर। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि सर कहानी ऐसा हो रहा था कि अलग अलग प्रकार के बुद्धियों की चर्चा चल रही थी कि भैया इस प्रकार की बुद्धि होती है, तो वहीं पर ये बोल रहा है कि व्यक्तियों के दूसरों के चिंतनशील को कौन समझता है। तो आपको भी याद होगा कि मैंने बताया था कि दो टाइप की बुद्धि की बात करते हैं, एक तो वो इंटरपर्सनल की बात करते हैं और एक मेरे इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, है कि नहीं। मतलब एक जो है वो मेरा अंतः व्यक्तित्व है और एक मेरा अंतरा व्यक्तिगत है। तो यहाँ पर जो इंटर लिखा है उसका मतलब अंदर से नहीं, हमेशा उसका मतलब बाहर से होगा, मतलब दूसरों को ही होगा। ये मैंने ट्रिक समझाया था कि इंटर मतलब अंदर होता है, लेकिन हम उसको हमेशा बाहर से मानेंगे। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अंतरा व्यक्तिगत। ये देखिए यहाँ पर मैंने उनके अलग अलग प्रकार के जितने भी टाइप्स है ना उसको मैंने यहाँ पर बताया है कि वो लोग क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो इंटरपर्सनल में क्या है, पीपल स्मार्ट मतलब वो दूसरों के, और इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट मतलब खुद का कितना, मतलब जो साधु हो गया, कोई जो एकदम अपना गहन चिंतन करता है, दार्शनिक हो गया, ये उसकी बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। यहां पर यदि आप चारों नाम को देखोगे तो सभी के सभी बुद्धि चैप्टर से संबंधित है। गिलफोर्ड की अपनी अलग अलग थ्योरीज थी, टर्मन का आईक्यू के मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट सहयोग है, स्टैनफोर्ड का भी टेस्ट के मामले में, आईक्यू के टेस्ट के मामले में अलग सहयोग है। वेल इसका आंसर जो है वो है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने 1905 के आसपास इस चीज की गणना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अल्फ्रेड बीने है। ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट हुआ करते थे जो कि देखो ये स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, तो स्टैनफोर्ड और बीने ने मिलकर ऐसा कुछ टेस्ट बनाया था। ठीक है, मैंने कहा स्टैनफोर्ड भी अलग नाम है, बट अगर सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को नाम देना होगा तो वो मेरे और कोई नहीं, मेरे अल्फ्रेड बीने साहब है। ये जो क्वेश्चन है ये संपूर्ण तरीके से मिक्स है, पूरे सिलेबस पर आधारित है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अच्छा, क्रिएटिविटी पे आता हूं, तो क्रिएटिविटी पे आपको पता है दो टाइप के चिंतन की मैं कहानी सबको बताता हूं कि व्हाट इज अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है ना, मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। तो जब भी रचनात्मकता की बात होगी मैं एक ही प्रकार के चिंतन की बात करता हूं, जो लोग पहुंच गए होंगे वो लोग पहुंच गए होंगे, वो मेरा अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां पर अलग अलग प्रकार के सोचों का मैं क्या करता हूं, विस्तार देख पाता हूं। देखो क्वेश्चन के अलग अलग आयाम को यहाँ पर देखने की बात की जाती है, तो ये वाला जो हिस्सा है मेरा, ठीक है, ये मेरा हमेशा क्या हो जाएगा, ये मेरा हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ये क्वेश्चन है। यह विद्यार्थियों की बुद्धि का स्तर समान तब भी उपलब्धि का, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि का स्तर समान है तब भी उपलब्धि का स्तर भिन्न है। अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सभी बच्चों में कुछ समानताएं नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये पूरा गलत हो गया, तो बी को हटा देते हैं। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कि व्यक्तिगत अंतर दिखाने वाला वक्र एक दिशा या ध्रुव की ओर एक झुका होता है। थोड़ा सा अगेन नए नए शब्द है तो यहां पर भी रुक जाओ। व्यक्तिगत विभिन्नता अनुवांशिकता कारण होती है, ये केवल अनुवांशिकता एक रीजन है, बट ये केवल अनुवांशिकता कारण होती है ऐसा नहीं बोल सकते। अनुवांशिकता कारण तो फिर वो चीज सेम होनी चाहिए थी ना, अगर जीन्स किसी की मिल रही है तो सेम होनी चाहिए, तो यार इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसा है ये नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा डाउटफुल है, हटा दो। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे ना, देखो ये ठीक कहते हैं कि यार विद्यार्थियों की बुद्धि का स्तर समान है, मतलब दोनों बच्चे जो हैं वो कक्षा 6वीं में हैं,
वो दोनों जो हैं, हो सकता है दोनों का 95% आया हो, बट स्टिल दोनों में कई प्रकार के अंतर होंगे ना, उपलब्धि में अंतर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि 6वीं क्लास का बच्चा दोनों का 95% है और दोनों एक सेम एनवीएस स्कूल का एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले रहे हैं, मतलब नवोदय विद्यालय के स्कूल के एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यही चीज का मतलब है कि दो बच्चों के बीच में सेम कक्षा सेम प्रोडक्शन पढ़ने के बाद भी उनके अंदर एक प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है। तो इसीलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन व्याख्या भी किया हुआ है। ठीक है। छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरी की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए होती है, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशली एबल्ड है। तो विशेष शिक्षा वाले ऑप्शन को हटा दो। एकीकृत शिक्षा एक प्रकार का सरकार का एक अच्छा कदम था, बट वहां पर उपर्युक्त संसाधन की बात को नहीं की गई थी। बोला तो गया था कि भेदभाव को बात करेंगे, लेकिन हम संसाधन की बात नहीं की थी। व्यक्तिगत शिक्षा को हम नकारते हैं क्योंकि प्रकार का नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। हाँ, समावेशी शिक्षा इसी प्रकार की चीजों को बोलते हैं जहां पर हम बच्चों के लिए एक बढ़िया माहौल तैयार करते हैं, जहां पर बच्चों को किसी भी प्रकार का भेदभाव रहित वातावरण में हम उनको पढ़ाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। कार्ल रोजर्स से प्रतिपादित परामर्श काउंसलिंग विधि क्या है? कार्ल रोजर्स को यदि आप जानते होंगे तो ह्यूमैनिज्म यानी कि मनोविज्ञान का एक शाखा, जिस पर मेरी एक पूरी अच्छी खासी वीडियो रखी हुई है, मनोविज्ञान की शाखा पर हमको पता है कि यार कार्ल रोजर्स ने परामर्श के भी अलग अलग तरीके बताए थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो फेमस हो गया था, जिसको बोलते हैं गैर निर्देश परामर्श। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये कार्ल रोजर्स जी हैं। और ऑप्शन नंबर बी को आप देखेंगे तो उनका एक बहुत ही गैर निर्देशात्मक प्रकार के उपबोधन का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो कार्ल रोजर्स के द्वारा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक व्यक्ति है, इमोशनल इंटेलिजेंस। पियाजे को आप जानते होंगे, संज्ञानात्मक विकास के लिए है। जोन्स को आप जानते होंगे, कार्ल रोजर्स अगेन पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले स्लाइड में आप लोगों ने देखा। डैनियल गोलमैन जो है, इन्होंने ईक्यू का इजाद किया था, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन का, और ईआई का भी, जिसको बोलूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यार ये जो भाई साहब है ना, ये डैनियल गोलमैन है, और डैनियल गोलमैन की इस पे एक किताब भी है, भावनात्मक बुद्धि पर किताब है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द है वो कहां से आया। अच्छा, गिलफोर्ड, स्किनर, पावलोव, ये तीनों को आप सुनेंगे ना, तो देखो गिलफोर्ड का तो सीधा सीधा एक रिलेशन आता है मेरा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से। ठीक है। स्किनर और पावलोव का आपको आएगा ये मेरे व्यवहारवादी लोग हैं, ये लोग व्यवहारवादी संप्रदाय से ये लोग जुड़े हुए थे, है कि नहीं? तो ये तो मेरा व्यवहारवादी संप्रदाय हो गया। हाँ, बट आप लोग यदि रुडोल्फ गोल्के को सुने होंगे तो मुझे पता चलता है कि सर 1590 के आसपास इनकी जो बुक थी, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया में मुझे पहली बार मनोविज्ञान शब्द को देखने को मिला था। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा बताया भी है कि 1590 में ये एक प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा? एक स्टेटमेंट व्यापम का एक फेवरेट एस्पेक्ट रहा है, एक डायमेंशन रहा है, तो इसीलिए कथन को आपको याद करने पड़ेंगे। और ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा और कोई नहीं, मेरा सिगमंड फ्रायड जी है। सिगमंड फ्रायड जी ने ऐसा कहा था कि इसको जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट वाला कुछ पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? यहां पर आप देखेंगे ना, चारों नाम मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। खैर, ये वाला जो मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि आप महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है उसको जान लीजिए, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं उसको ही पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स का भी अपना बहुत सा थ्योरी है शिक्षा के ऊपर, तो इसलिए इन तीनों के जो स्टेटमेंट्स है ये शिक्षा के ऊपर, आप उसको याद करिए। इसका जो आंसर है वो श्री अरविंदो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको याद कर लिया। सुसंस्कृत से याद कर लीजिएगा अरविंद जी को, वहां पर से आपको ये चीज जो है वो याद हो जाए। बालक के बाद के विकास में पूर्व बाल्यावस्था अनुभवों की महत्ता पर बल देने वाला तथा अवचेतन अभिप्रेरणा को महत्व प्रदान करने वाला बाल विकास का सिद्धांत कौन से प्रकार के सिद्धांत की चर्चा करता है? यहां पर मैंने इसको बाल विकास के आयाम से नहीं देखा, मैंने इसको देखा कि जो मनोविज्ञान के अलग अलग शाखा है उनके हिसाब से। ठीक है। तो पियाजे का विकास का सिद्धांत तो नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो
संज्ञानात्मक सिद्धांत केवल और केवल पियाजे का दिया हुआ वही सेम चीज है। तो अगर ये दोनों के बारे में सोचते तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब दो ही ऑप्शन बचता है, व्यवहारवादी या मनोविश्लेषणात्मक। व्यवहारवादी, यहाँ पर एक शब्द छिपा हुआ है जो कि मेरा क्या है, अवचेतन। और जहां आप अवचेतन पे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये सिगमंड फ्रायड जैसी कुछ बातें कर रहा है जो कि मेरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा साइको एनालिसिस थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको पता है कि इदम, जहां पर आपको पता है इदम अहम और पराहम पर चीजों को बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहां पर से एक और क्वेश्चन जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है उस पर मैं आता हूं कि शेल्डन ने सभी मनुष्यों को भौतिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी विधि है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यार पर्सनैलिटी के सर आपने बता दिए कि सर टाइप्स होते हैं, बट याद रखना कि हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार उनके ना दो व्यक्ति थे, एक आए मेरे शेल्डन और एक आए मेरे क्रैशमर। मैंने अपने वीडियो बताया शेल्डन और क्रैशमर, इन लोग का जो टाइप था उसको ये लोग बोलते थे सोमैटोटाइप्स। क्या बोलते थे? सोमैटोटाइप्स। जहां पर पिकनिक, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक है कि नहीं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, अपने वीडियो मैंने बताया है यार। ठीक है, तो सोमैटोटाइप्स क्या समझ में आ रहा है कि एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की प्रकार विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि तो सिगमंड फ्रायड जी का है, शेल्डन का हो नहीं सकता। विशेषता विधि कुछ होता नहीं है। मूल वृत्ति विधि भी उन्हीं का ही था, इसका सिगमंड फ्रायड जी का मूल प्रवृत्ति विधि। तो इसीलिए इसका जो सोमैटोटाइप्स है, सोमैटोटाइप्स का मतलब क्या है, प्रकार विधि। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। जो भी स्कोर है आप अपने मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर 10 रहा, 12 रहा, 14 रहा या उससे कम रहा। और धीरे धीरे अपने स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस।